ख़वातीन कार्नर की दुनिया में आपको खुश आमदीद। वो भी कितने खूबसूरत दिन थे जब हम अपने वालिदैन के ज़ेर साया एक छोटे से मकान में रहा करते थे। हमारा घर हमारे वालिदैन के प्यार से भरा हुआ एक खूबसूरत आशियाना था, जिसमें हम 5 बच्चे चहकते रहते थे। अल्लाह के फजल से जिंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। फिर वक्त ने करवट ली। एक रोज़ मौत का फरिश्ता दबे पांव अंदर आया और मेरे वालिद मोहतरम को अपने साथ ले गया। हम हो बकाही करते रह गए। इनकी रहलत वालिदा के लिए एक सानिहा थी। उनकी गैर मौजूदगी ने हम सब से हमारा सब कुछ छीन लिया। वक्त रुकता नहीं, गुजरता गया। हम तीनों बहनों ने स्कूल की तालीम मुकम्मल कर ली। बड़े भाई ने इंजीनियरिंग पास की तो कुछ हालात की बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई। छोटा भाई अभी कॉलेज जा रहा था कि बड़ी आपा का रिश्ता एक खुशहाल घराने से आ गया। वो हमारे हालात और अम्मा जान की शराफत से वाकिफ थे। उन्होंने जहेज तलब न किया। सादगी से आपा की शादी हो गई और वो बया कर गुजरांवाला चली गई। अब दूसरी बहन की बारी थी। बड़ी बहन की कोशिशों से उन्हीं के ससुरालियों में उनका भी रिश्ता पक्का हो गया। उन्हीं दिनों बड़े भाई की मुलाजमत हो गई तो रुखसाना आपा भी बया कर गुजरांवाला चली गई। घर में सिर्फ मैं रह गई थी। माली हालात कुछ संभल गए। छोटे भाई ने भी तालीम मुकम्मल कर ली और एक कंपनी में मुलाजिम हो गए। मुझे कॉलेज में दाखिल करवा दिया क्योंकि मुझे आगे पढ़ने का शौक था। बड़ी बहनों को स्कूल तक ही तालीम नसीब हुई थी, लेकिन मैं खुश किस्मत निकली और मेरा यह ख्वाब ताबीर पाने लगा। इन दिनों में सेकेंड ईयर में थी। कॉलेज की एक सहेली ने अपने घर सालगिरह पर मधु किया। अम्मा को बताया। उन्होंने छोटे भाई से कहा कि तुम बहन को उसकी सहेली के घर छोड़ आना। भाई के हमरा मोटरसाइकिल पर बैठकर पहले बाजार गई। आयशा के लिए एक खूबसूरत सा पर्स तोहफे के तौर पर खरीदा और फिर भैया ने मुझे इसके घर छोड़ दिया, जो हमारे घर से ज्यादा दूर न था। सालगिरह की तकरीब के दौरान आयशा के भाई ने मुझे देखा। मैं इसको अच्छी लगी। अगले दिन जब कॉलेज गई तो आयशा ने बताया कि इसका भाई मुझ पर मर मिटा है। कहता है शादी करूंगा तो तुम्हारी सहेली हिरा से, वरना उम्र भर शादी ना करूंगा। गरज आयशा ने इस तरह की बातें की कि मेरा दिल भी अपने भाई की तरफ माइल कर ही लिया। वैसे भी वो कुछ उम्र भी ऐसी होती है। मैंने भी अपने ख्यालों में इस नौजवान का तस्वुर सजा लिया। बहाने बहाने कॉलेज से आयशा के घर चली जाती और उसके भाई असलम से प्यार और मोहब्बत के वादे करती। हमने साथ और शादी की कसमें खा ली। सोचती थी बीए करने के बाद अम्मा को बताऊंगी और असलम की वालिदा रिश्ता लेकर आ जाएंगी, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। जानती ना थी जिस काम को मैं इस कदर आसान समझ रही हूँ वो इतना भी आसान नहीं। शादी जहाँ तकदीर में हो वहाँ ही होती है। मेरे और असलम के सोचने से भला क्या होता था। उन्हें दिनों आपा का अम्मा को फोन आ गया। हमारे जाने वाले ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया था। लड़की वालों का घर लाहौर में है। आप इनको देख ले तो मैं हिरा की बात आगे चिल्लाऊं। आपा ने अम्मा को कहा। उन्होंने अम्मा को पता भी लिखवा दिया और फोन नंबर भी। अम्मा ने बड़े भाई से सलाह मशवरा किया। दोनों लड़के वालों के घर गए। वो लोग काफी अमीर थे। लड़का खुश शक्ल और पढ़ा लिखा था। बड़ा सा घर था। गरज हर लिहाज से रिश्ता काबिल कबूल लगा। उन्होंने भी मुझे देखा तो फौरन पसंद कर लिया। मैं खुश अक्ल थी और पढ़ी लिखी भी थी। अम्मा ने मेरा रिश्ता रफीक से तय कर दिया। मुझे पता चला तो जी धक से रह गया। सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। जिंदगी बर्बाद और दुनिया लुटी फटी नजर आने लगी। अम्मा जान से कहा कि मैं वहां शादी नहीं करूंगी जहां आप हाँ कर आई हैं। मैं शादी अपनी मर्जी और पसंद से करूंगी। मैंने आयशा के भाई के बारे में बता दिया कि मैं उसको पसंद करती हूँ और इसी से शादी करूंगी। अम्मा ने दांतों तले उंगली दबा ली। हमारे खानदान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। बोलिया खुदाया क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुम्हें कॉलेज जाने का ख्वाब पूरा करने दिया था। तुम्हें सहेलियों के घर आने जाने की आज़ादी मिली तो तुमने अपनी सीकर दिखाए। क्या बाओली हो गई हो। जब तुम्हारे भाइयों को तुम्हारे इश्क की कहानी पता चलेगी तो वो तुम्हें क्या कहेंगे। क्या अभी तुम में इतनी अक्ल है कि अपने लिए खुद जीवन साथी मुंतखब कर लो। अरे बेवकूफ नादान, जो रिश्ता हमने मुंतखब किया है किस्मत वाली लड़कियों को ऐसा नसीब होता है। माँ ने लाख समझाया पर मेरी अक्ल में ना आया।
चोरी छुपे कॉलेज से बहाना करके आयशा के घर गई। इसके भाई से मिली, असलम के सामने रोई धोई, इसको तमाम हालात से आगाह किया। मैंने इसरार किया कि अब अपनी अम्मा को भेज दो ताकि मैं इस रिश्ते पर उड़ जाऊं। असलम ने कहा कि दौरान तालीम वो कैसे रिश्ता मांगने भेज सकता है, पहले 2 बड़े भाई और 1 बहन मौजूद है। इसने मुझे यही कहा कि मुझे सब्र करना होगा। मैं सब्र तो उम्र भर कर लेती, लेकिन मेरे बस में होता तो। अम्मा और बड़े भाई 1 माह में मुझे ब्याहने की तैयारी कर रहे थे। लड़के वालों का तकाजा था कि जल्द शादी करनी है। शादी के बाद आपकी बेटी जितना चाहे पढ़ ले, हम नहीं रोकेंगे। उधर आपा और बड़े भाई के रोज अम्मा जान को फोन आते कि शादी में बिल्कुल देर ना करना, ये रिश्ता हरगिज ना गिनवाना। इनके लिए लड़कियां बहुत है, इन्हें मेरे मियाँ ने बड़े जतन से आमादा किया है। किस्सा मुख्तसर के जो कोशिश असलम और मुझसे हो सकी वो हमने कर ली। अपनी शादी में रोक नहीं सकती थी और असलम रिश्ते के लिए अपने वालिदैन को फौरन हमारे घर भेजने की पोजीशन में न था। मुकर्ररा तारीख पर मुझे दुल्हन बना दिया गया। बारात आई और मैं बया कर रफीक के घर चली आई। दुल्हन बनकर हर लड़की नई जिंदगी के ख्वाब दामन में भरे पिया के आंगन में उतरती है, लेकिन मेरे दामन में तो असलम से वाबस्तगी के ख्वाब बंधे थे। जहन में इसी का तसव्वुर था। जिस्म किसी की मलकियत और मेरा दिल किसी और की मलकियत हो चुका था। मुझे लगा कि ये शादी नहीं है, जब है एक ऐसा रिश्ता जिसको दूसरों की खुशी की खातिर मजबूरन कबूल करना पड़ा। इन एहसासात की कांटों भरी चुभन के साथ मैंने नई जिंदगी के सफर में पहले दिन का आगाज आंसुओं से लबरेज आंखों से किया था। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो रफीक जैसा शौहर पाकर खुशी से फूले ना समाती। इनमें कोई कमी ना थी और ना इस घर में किसी शय की कमी थी, लेकिन जो फितूर था वो मेरे अपने जहन में था और जो मर्ज था मेरे अपने दिल में था। वक्त गुजरने लगा, रफीक ने मुझे हर मुमकिन खुश रखने की कोशिश की, मगर मैंने जले हुए दिल से नई जिंदगी का सफर शुरू किया था। आखिर तक रोते बेसूरते ही दिन रात गुजारे जाती थी। वो मुझे खूबसूरत मकामात पर हनीमून के लिए ले गए, बाद में सैर व तफरीह भी कराते रहे। मुझ पर खूब पैसा खर्च करते थे। मुझे खुश देखने के लिए उनके साथ साथ सास ससुर, देवरनंद सब में तमाम जतन कर लिए। दिल की कुल्ली खुली और न मैंने किसी से हंस कर बात की। मैं उनके घर में पहली भाभी थी, शायद इसलिए उनको मेरे चाव भी ज्यादा थे। वो सब लोग मेरे लबों पर हंसी देखने को तरसते रह गए। बिलाखिर 6 महीने बाद मेरे शौहर इस नतीजे पर पहुंच गए कि मैं उनके साथ खुश नहीं हूं और नामालूम वजूह की बना पर साथ रहने पर मजबूर हूं। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मेरे नाज नखरे उठाने छोड़ दिए और मुझे यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम चाहो तो मुझसे तलाक लेकर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती हो। मैं एहसन तरीके से तुम्हें अलविदा करने को तैयार हूँ और मुझे कोई गला शिकवा होगा। कहीं और जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हो तो भी जितनी रकम दरकार होगी तुम्हें दे दूंगा। मैं उनकी अजमत और बड़ेपन की कायल हो गई, लेकिन दिल नादान मानता न था। रफीक का कोई कसूर न था। कभी कभी मुझे उन पर तरस भी आता था, लेकिन मैं अपने दिल से मजबूर थी। अब भी असलम से राबता था, अगरचे मुलाकात न होती थी, लेकिन वो यही कहता था कि अगर तुम शौहर का घर छोड़कर आ जाओ तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन अभी नहीं। इसके लिए तुम्हें मुनासिब वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि मैं बरसर रोजगार होकर अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाऊं। यही एक आस थी जिसने मुझे सीधी राह से भटका रखा था। असलम के वादे पर मैंने मैके में रहने की ठान ली। एक दिन मैंने रफीक से खामखा झगड़ा करके ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मेरे शौहर ने कहा कि बेहतर यही है कि अब तुम यहाँ से चली जाओ और जहाँ मर्जी जाकर रहो। जब से तुम आई हो हमारा घर छोड़ती हो और ना ही इस घर को अपना बनाती हो। ना जाने तुम क्या चाहती हो, मगर तुम्हारे इस रवैये ने हमारा सुकून बर्बाद कर दिया है, हमें जीते जी मार डाला है। मैंने इस मौका को अच्छा जाना, अपने मैके वालों को इत्तला ना की, चुपके से शौहर के घर से निकलकर आयशा के घर चली गई। सोचा अम्मा और भाइयों को इत्तला की तो वो फिर मुझे शौहर के घर पहुंचा देंगे। असलम ने मुझे अपने घर पाया तो परेशान हो गया, और जब मैंने इसको बताया कि हमेशा के लिए रफीक का घर छोड़ आई हूँ और तुम्हारी खातिर अब कभी वहां लूट कर न जाऊंगी, तो वो मजीद परेशान हो गया। कहने लगा कि इससे कब्ल के मेरे अम्मा अबू को शक हो जाए कि तुम मेरी वजह से अपने शौहर के घर से निकली हो, तुम अपनी किसी बहाना फिर अपनी अम्मा के घर चली जा।
जब हालात सही होंगे मैं तुम्हें अपना लूंगा। अभी मेरे घर वालों पर बात खुल गई तो वो तुम्हें और मुझे कभी एक ना होने देंगे। इसके समझाने पर मैं आयशा से मिलने का बहाना करके कुछ देर वहां रुकी। लाचार अम्मा के घर आ गई। उनको बताया कि ससुराल वाले मुझ पर इस कदर जुल्म ढाते हैं कि अब मैं वहां नहीं रह सकती। रहूंगी तो मर जाऊंगी। मामा ही होती है। उन्होंने मेरे झूठे बयानात पर यकीन कर लिया। भाइयों को भी समझाया कि इसको कुछ ना कहो, यही रहने दो, कुछ अरसे बाद देखेंगे कि क्या होता है। उन्हीं दिनों बड़े भाई की शादी की तैयारियां होने लगी। रिश्ता तय था। 1 माह बाद शादी हो गई और भाभी घर आ गई। अम्मा के कहने पर भाइयों ने मेरे ससुराल में शादी का दावतनामा इरसाल किया, लेकिन वो शादी में शरीक न हुए। भाई की शादी के थोड़े दिनों बाद रज़ाए इलाही से वालिदा बीमार पड़ गई और उनको फालिज हो गया। माँ की फालिज में उनकी खिदमत के बहाने ठहरी रही। बिलाखिर आनन फानन 2 महीने के अंदर उनकी भी वफात हो गई। अब मेरी शादी को तकरीबन 10 माह गुजर चुके थे। अम्मा के इंतकाल के बाद भाई और भाभी ने आंखें फेर लें। उठते बैठते ताने देते कि शौहर का घर छोड़कर कब तक यहाँ पड़ी रहोगी, तुमने तो मुस्तकिल डेरे ही डाल लिए हैं। रोज ब रोज उनका रवैया तौहीन आमेज होता गया। मैं ही नहीं, मेरी भाभी तो छोटे देवर को भी बर्दाश्त करना नहीं चाहती थी। लेकिन वो बरसर रोजगार था, इसके वालिद का घर था, उसने वहां रहना ही था। ताहम वो जल्द ही भाभी के रवैये से नाला होकर दुबई चला गया। यूं मैं अपने बड़े भाई और भाभी के साथ घर में अकेली रह गई। छोटे भाई के जाते ही भाभी ने मेरे लिए घर को जहन्नम बना दिया। शायद इसको मेरा वजूद बोझ महसूस होता था। इस दौरान सास ने चंद बार फोन करके समझाना चाहा कि अब भी कुछ नहीं गया, लूट आओ, मगर मैंने इनकार कर दिया। मैं असलम के बाइख्तियार होने तक इसका इंतजार कर रही थी। सास को साफ अल्फाज में कह दिया कि मुझे तलाक चाहिए। सास ने धीमे लहजे में जवाब दिया, बेटी सोच लो, अब भी वक्त है। ये दुनिया बड़ी जालिम है, अपने शौहर के घर के सिवा तुमको किसी और जगह पनाह नहीं मिलेगी। एक दिन जबकि बड़ा भाई घर में न था, भाभी ने खूब बुरा भला कहकर घर से चले जाने का हुक्म दे दिया। बोली, अपने शौहर के घर जाओ वरना धक्के देकर निकाल दूंगी। न जाने किसके वादे पूरे करने के लिए अपना घर बर्बाद करके बैठ गई हो। मैं तुम्हारे तेवर समझती हूँ, रहना है तो अपनी बहनों के घर जाओ। इतनी एहानत में सह ना सकी। बैग तैयार किया और गुजरावाला की बस में बैठ गई। असलम ने कहा था, बस 1 साल और इंतजार कर लो, फिर मैं तुम्हें अपनाने के काबिल हो जाऊंगा। ये 1 साल कहीं मुझे गुजारना था। मेरी शादी के बाद 1 साल तो गुजर ही चुका था। माँ के बाद बहन का घर ही सबसे करीबी रिश्ता था। सोचा ये ऐसा रिश्ता है कि मुसीबत की इस घड़ी में वहां जरूर सहारा मिलेगा। दिल में उम्मीद का दिया जलाकर बड़ी बहन के घर पहुंची। बहन जानती थी कि मैं शौहर से रूठ कर मैके में पड़ी हूं। दिलजुई की बजाय बोली कि खैरियत है, तुम यहाँ आ गई हो। यहाँ तक कि खाने को भी ना पूछा। कहने लगी, मंजली का घर पहले आता है, वहां क्यों नहीं गई। साफ जाहिर था आपा चाहती थी कि मैं उनके यहाँ डेरा न डालूं, बल्कि डालने से पहले ही छुट्टी के घर चली जाऊं। दोनों के शौहर आपस में कजिन थे और उनके घर भी ज्यादा दूर न थे। कहने लगी, कुछ प्रॉब्लम में हूं, अच्छा होता कि बैग तुम उधर खोलती। मेरी आंखों में आंसू भर आए और बैग उठाकर कहा, ठीक है आपा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं छोटी आपा के घर चली जाती हूँ। बोली, हाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं, मैं खुद 1-2 दिन बाद में वहां आकर मिल लूंगी। 2 गलियां छोड़कर छोटी आपा का घर था। रात के 8 बज रहे थे। इनको भी मेरी बर्बादी का इल्म था। ये 2 गलियां तय करते हुए मेरी आंखों से ही नहीं बल्कि दिल से भी ज़ारो कतार आंसू गिर रहे थे। मुझे अम्मा और अबू शिद्दत से याद आ रहे थे। अम्मा अबू के बाद इस वक्त मेरे जहन में किसी और का ख्याल उभरा तो मैं हैरत ज़दा रह गई। वो ख्याल असलम नहीं बल्कि रफ़ीक का था। शायद इंसान को सबसे मुखलिस इंसानों की कदर सिर्फ तभी होती है जब वो अपनी जिंदगी में तकलीफ की गहराइयों में और पाताल में गिर चुके होते हैं। मैं छोटी आपा के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। दस्तक दी, इनकी मुलाजमा ने दरवाजा खोला और अंदर जाकर इत्तला दी। छोटी आपा ने कहा, उसे ड्राइंग रूम में बिठा दो, लेकिन वो खुद फौरन ना आई। मुलाजमा गिलास लेकर आ गई। अब मैं एक सवाली की तरह वहां बैठी थी और छोटी आपा सामने नहीं आ रही थी। आधे घंटे बाद आई और पूछा, तुम तो बड़ी बहन की तरफ गई थी। उन्होंने मुझे फोन पर बता दिया था।
तुम्हारे ठहरने का इंतजाम तो उन्हीं के पास होगा। मैं सफर और गम से निढाल थी। सोचा कि यह बिस्तर लगा दें और मैं इस पर गिरकर सो जाऊं। उन्होंने सोने या आराम करने का इशारा भी ना दिया। इसी तरह मुंतजिर रही कि मैं अभी बैग उठाकर फिर से बड़ी बहन के घर की राह लूंगी। ज़मीर मलामत करने लगा कि कैसे कहूँ यही रहने आई हूँ और बताओ कि कहाँ सुना है मुझे। लेकिन मैं चुपचाप खामोशी से बैठी रही। जब छोटी आपा ने देखा कि ये तो टस से मिस नहीं हो रही और कोई जवाब भी नहीं दे रही तो उठकर चली गई। थोड़ी देर बाद मुलाजमा के हाथ खाना भिजवा दिया और मुलाजमा ने ही अपने साथ वाला खाली कमरा दिखाया कि उधर आपका बिस्तर लगा देती हूँ। आपकी आपा तो अपने बेडरूम में जाकर सो चुकी हैं। रात भर रोते हुए गुजर गई। सुबह उठते ही रफीक को फोन मिलाया और कहा कि यहाँ आपा के घर गुजरावाला में हूँ, मुझे आकर ले जाइए। वो तकरीबन 2-3 घंटे बाद आ गए और आते ही बोले, मेरी प्यारी शरीक हयात, तुम्हारे बगैर मेरा घर सूना हो गया था। जब से तुम रूठ कर गई हो हम सब घर वालों को तुम्हारे बगैर एक पल भी अच्छा नहीं लगा। तुम हमारे घर का हिस्सा हो। आओ मेरे साथ घर, चुल्लू घर तुम्हारा मुंतजिर है। मैंने जाते हुए छोटी आपा को खुदा हाफिज भी नहीं कहा। मुझे अब उनके पास लूट कर आना ही कब था। अपने शौहर के घर बल्कि अपने घर में कदम रखते ही पहली बार मेरे दिल को इतना सुकून मिला कि लगता था किसी गहरे घड़े में गिरने से बच गई हूँ। फौरन सांस दौड़ी आई। मैंने भी उन्हें पहली दफा मोहब्बत से गिले लगाया। सब ने जल्दी से खाना तैयार किया और सब ने खुशी खुशी मिलकर खाना खाया। घर का हर शख्स यूं खुशी का इजहार कर रहा था जैसे उनके खानदान का कोई गुमशुदा फर्द अचानक मिल गया हो। आज मुझे एहसास हुआ था कि अपना घर क्या होता है। शौहर का तहफ़्फ़ुज़ और उसकी मोहब्बत की आशय है, और शौहर से जो समाज और रिश्तेदारों में औरत को इज्जत भरा मकाम मिलता है वो कितना अनमोल है। आज मैं अपनी अम्मा की भी शुक्रगुजार थी। उनकी पार की नज़र ने मेरे लिए बेहतरीन हीरा रफ़ीक की सूरत में ढूंढा था। ये शायद उन्हीं की दुआएं थीं जिसकी वजह से मैं गलत जगह पर गिरने से बच गई और आज अपने आप को खुशकिस्मत तरीन औरतों में शुमार करती हूँ। जल्द ही आयशा के जरिए मुझे मालूम हो गया कि असलम ने अपनी पसंद और मर्जी से एक लड़की से शादी कर ली है। वो महज धोखा दे रहा था और मैं उसके झूठे वादों पर बर्बाद हुए जा रही थी। शुक्र है कि बुरे वक्त की ठोकर लगने से मुझे बरवक्त अक्ल आ गई और मैं मजीद बर्बाद होने से बच गई, वरना मेरा मकाम हजारों बेवकूफ़ लड़कियों की तरह ज़माने की ठोकरों में ही होता। नाजरीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।